जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस दिन अटलांटिक ओशन बहुत सुकून में था। समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई आगाज़ नहीं था। 1500 पैसेंजर उस दिन टाइटैनिक के पहले जर्नी में पहुंचे थे। ना ही अलविदा कहने आने वालों को, ना ही पैसेंजर को और ना ही जहाज़ के कैप्टन को ये मालूम था जिस जहाज़ में वो लोग पहली बार सफ़र कर रहे हैं वो इतनी फेमस हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या 6 गलतियाँ थी जिसके बारे में 40 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले एडवर्ड स्मिथ को मालूम नहीं था। कैप्टन को तो छोड़ो, ये गलतियाँ टाइटैनिक ऑपरेट करने वाले कंपनी डेविड स्टर्लाइन को, जिसने 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और ये टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 से ज़्यादा शिप मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और उस 3 साल के बाद वो और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो चुका था, पर इसके टेस्ट करने के ख्वाहिश अभी बाकी थी। टाइटैनिक बनाने वाले ने तो तब सुकून मिल गया जब टाइटैनिक ने पहले टेस्ट पार कर लिया था। टेस्ट पास करने के बाद सारी दुनिया के पेपरों में टाइटैनिक के बारे में एडवर्टाइजमेंट दी गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक। जहाज़ का पहला सफ़र लंदन की साउथहैम्प्टन से शुरू होने था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 में मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल थी अमेरिका शहर के न्यूयॉर्क। टाइटैनिक की इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने वाले की लागत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले की कीमत $1500 थी, जो आज के हिसाब से 3,40,000 बनता है। इस मार्केटिंग के नोटिस में एकाएक सारी टिकट बिक गई। आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक पहले सफ़र के लिए तैयार थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियाँ सामने आने शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकाना की तरफ से डेडलाइन मिल गई थी कि किसी भी तरह 17 अप्रैल तक, यानी मात्र 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसलिए कैप्टन ने जहाज़ के रफ्तार में तेज़ी रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकाना की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शन की वजह से न्यूयॉर्क जाने से जल्दी पहुंचने था, क्योंकि ये टाइटैनिक के पहला सफ़र था और अगर न्यूयॉर्क गलत टाइम में नहीं पहुंचती तो टाइटैनिक की रेपुटेशन ख़राब हो जाती। दुनिया की कोई भी जहाज़ हो, गाड़ी हो, मशीन हो, उनके कोई ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है जिनमें स्पीड लिमिट भी उन ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में होता है, और वो वायलेट हुआ है टाइटैनिक के पहले सफ़र में ही। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्प्टन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ दिया कि दूर दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक के चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ा स्टॉप करने के बाद टाइटैनिक पिछले 72 घंटे से नॉन स्टॉप सन न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जिसमें उसी रात एक और जहाज़ जो टाइटैनिक से पहले कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक के कैप्टन को समंदर पर तैरती हुई आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इम्पोर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई। उनके लिए ये नॉर्मल था, लेकिन ये टाइटैनिक एक्सीडेंट की दूसरी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक पहले ऐसा लग्जरियस जहाज़ थी जहां पर फर्स्ट क्लास के पैसेंजर ज़्यादा थे और वहां की कर्मियों ने जहाज़ के फर्स्ट क्लास पैसेंजर को ज़्यादा अहमियत देते हुए वहीं पर बेस्ट थे। जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उनसे वार्निंग भी मिस हो गई थी। टाइटैनिक बेख्वाब रफ्तार से समुद्र में चल रहा था और आइसबर्ग की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे। वो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखते ही इत्तला कर देता कैप्टन को
क्योंकि दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन दूरबीन न होने की वजह से आइसबर्ग को वो लोग दूर से नहीं देख पा रहे थे। आइसबर्ग की खबर कैप्टन को तब पता चली कि जब पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने फुटबॉल फील्ड की तरह आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत पास था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में जहाज आराम से हैंडल कर लेता है। कैप्टन स्मिथ भी ऐसे ही सोचा था। आइसबर्ग को देखने के तुरंत बाद ही जहाज की इंजन बंद करने के आदेश दिया और साथ ही टाइटैनिक के रुख बदलने के आदेश दिए थे। लेकिन सब बेकार, क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकराया था। टाइटैनिक के अभी भी बचने की पूरी चांस थी कि शायद आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी में नुकसान ना पहुंचाए। शायद जहाज के टकराने से आइसबर्ग खुद टूट जाए यदि टाइटैनिक की छोटी गलती नहीं होती। एक्सपर्ट का कहना है कि टाइटैनिक के बॉडी पर जो रेबिट लगी थी वो स्टील की नहीं थी, वो कास्ट आयरन की बनी थी। इन रेबिट्स का काम बड़े बड़े लोहे की पीसेस को आपस में जोड़े रखने का है, लेकिन कास्ट आयरन कमजोर होते हैं, इसलिए आइसबर्ग टाइटैनिक को जो बॉडी पार्ट पर टकराया था वहाँ के रेबिट्स प्रेशर के कारण खुल गए थे और फिर वही हुआ जो डर था। और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के पानी में डूब के मर गए। पानी का टेम्परेचर उस रात -2 डिग्री सेंटीग्रेड थे, जो कि पैसेंजर उस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इतने ठंड में कम टेम्परेचर में लोग 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। जिंदा बचने वाले में से ज़्यादातर बच्चे और औरत ही थे और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों को जान बचाने के लिए